मिश्रा कुछ करके हैं, उसके बाद रामपाल है, आकांक्षा है, अनुषा गुप्ता है। आइए भाई, गुड इवनिंग अशोक कुमार, मोनिका कुमारी। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार प्लीज लाइव आके बताइए कमेंट करके, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार बोलिएगा। आ जाइए, क्लास में सब ठीक है ना? ऑडियो वीडियो पर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। कल क्लास नहीं हो पाई थी बेटा, कल बहुत ज्यादा फीवर हो गया था। अब जाके आज मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। अब अपन बढ़िया से अपने एक अच्छी सी एनर्जी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए, ठीक है, ओके क्लास सब कुछ ठीक है। लाइव नहीं आ रहा है? लाइव कैसे नहीं आ रहा है कमलेश सिंह जी का, कुमकुम सिंह का? यस, ओके, नमस्ते सुरेश, नमस्ते। चलो फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के बारे में। साइंस स्पेशल के इस बैच में आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही है और बायो की क्लास चल रही है। फिजिक्स की क्लास शायद आपकी नेक्स्ट वीक से चलने वाली है। ओके मैम, सब कुछ ठीक है? जय राम, जय जय सिया राम। ओके भाई, ओके। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लिविंग्स के बारे में। और लिविंग्स के कुछ कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे, जो हम लास्ट क्लास तक कितने पढ़ चुके थे? 7 कैरेक्टर पढ़ चुके थे। कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल्स हो, कोशिकाएं हैं। सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए। लिविंग वही है जिसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो। मेटाबॉलिज्म का मतलब चापचय, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी चाहिए। लिविंग वही है जिसके बॉडी में डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, और जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस करता हो, जो पोषण की प्रक्रिया करता हो। अब नेक्स्ट लिखेंगे कि लिविंग्स का अगला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? लिविंग्स के अंदर एक और मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिसको हम एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। लिविंग्स का एक नेक्स्ट कैरेक्टर कि लिविंग्स वही होते हैं, सजीव वही होते हैं जिनके बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता हो। व्हाट इज एक्सक्रीशन? बात करते हैं। एक्सक्रीशन होता क्या है, उत्सर्जन क्या होता है? ये 8 नंबर का कैरेक्टर है। इसके बाद 2 कैरेक्टर और पढ़ेंगे हम, जो रिप्रोडक्शन करता है और लिविंग्स का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद इनके कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। राइट, चलो। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? आपको याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लिविंग्स के बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। मैंने कहा था कि हमारे बॉडी में या कोई भी एक लिविंग बॉडी है, उसमें एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन सारी केमिकल रिएक्शंस को एक साथ मिला लो तो हम उनको क्या बोलते हैं? उनको हम मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस का नाम देते हैं। उन्हीं केमिकल रिएक्शंस में से एक केमिकल रिएक्शन होती है हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन की, यानी कि हम एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट का मतलब होता है रिमूव करना, किसी भी चीज को रिमूव करना। अब एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है? यहां पर हमारे बॉडी में जब एक दिन में इतनी सारी केमिकल रिएक्शन होती है, तो इन केमिकल रिएक्शंस में कुछ अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं और कुछ क्या होते हैं? हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 यहाँ पे रिएक्टेंट थे, 2 अभिकारक थे A+B। इनके जुड़ने से C+D नाम के क्या बने? यहाँ पे प्रोडक्ट बने। केमिस्ट्री में ये रिएक्टेंट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये अभिकारक होते हैं, और ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं। ये C और D तो अच्छा है हमारे बॉडी में, ये केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में हुई, तो ये C और D तो अच्छे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट बन गए, कुछ ऐसे उत्पाद बन गए हमारे बॉडी में जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इन हार्मफुल प्रोडक्ट को आप क्या करोगे? अपने बॉडी से रिमूव करोगे, इन्हें बाहर निकालोगे, और इसी रिमूव करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। एक्सक्रीशन भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सारे के सारे लिविंग्स में होती है, और इन लिविंग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, फ्रॉम एनी लिविंग बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? वो एक जैविक प्रक्रिया जिसमें किसी भी जीव के शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ बने हैं, ऐसे हानिकारक पदार्थ जिसकी जरूरत उस लिविंग बीइंग को नहीं है, उस लिविंग को नहीं है, तो उनको बाहर निकालने की जो जैविक प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कहते हैं। ये एक्सक्रीशन हमारे बॉडी में होता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, समझने की कोशिश करना। आपने सांस छोड़ी, सांस छोड़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का कौन सी गैस होती है? CO2। ये CO2 हमारे बॉडी में किसी काम की नहीं है। आप सोचिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड काम की होती तो हम हमारे शरीर में उसको नहीं लेते क्या?
नहीं काम की है, इसलिए तो हमने क्या कर दिया, इसको बाहर छोड़ दिया। स्वेट, पसीना, आपके बॉडी से पसीना निकलता है। अगर पसीना किसी काम का होता तो हमारे शरीर के अंदर रखना होता हमें, है ना। ऐसे ही यूरिन, आप पेशाब करते हैं, पानी पीते हैं, उतना सारा पानी तो आपका बॉडी यूज में नहीं लेता है ना। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, लेकिन सारा पानी हमारे बॉडी में नहीं रहता है। तो पेशाब, आप एक दिन में यूरिन एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, अगर यूरिन आप बाहर नहीं निकालोगे तो यूरिन में बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो टॉक्सिक कंपाउंड्स आपके बॉडी के अंदर रह जाएंगे, आप मर जाओगे। जैसे इंसान की किडनी खराब हो जाती है, वो मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि किडनी पेशाब बनाती है, और अगर पेशाब नहीं बना, इसका मतलब आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी लेवल ज्यादा हो गया है, जहर बन गया आपके शरीर के अंदर, तो गिर जाएगा। प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं, क्यों नहीं करते प्लांट्स एक्सक्रीशन? आप देखना, प्लांट को सुबह सुबह पे एक्सपेरिमेंट करना, सुबह सुबह पेड़ पौधों के नीचे जाते हो तो छोटी छोटी पानी की बूंदें आप गिरती रहती हैं आपके ऊपर। किसी पेड़ को ऐसे हिलाना, हिलाओगे तो आपके ऊपर छोटी छोटी वाटर वेपर गिरती है, छोटी छोटी पानी की बूंदें गिरती है। पानी की बूंदें क्यों गिरती है? पानी की जरूरत होती है किसी भी प्लांट को, लेकिन वो प्लांट के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है, एक्सेस वाटर हो जाता है, और उसी एक्सेस वाटर को प्लांट बाहर निकालता है। किसी प्लांट को काटते हो तो लैटेक्स, एक रबड़ जैसा पदार्थ निकलता है, गोंद मिलता है, गोंद हो गया, लैटेक्स हो गया, ये सब एक्सक्रीटरी कंपाउंड है प्लांट के। तो प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि प्लांट एक्सक्रीशन नहीं करते हैं। जो भी लिविंग बॉडी है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, प्लांट्स, हम लोग, सब में एक्सक्रीशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिविंग्स अगर एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, उनके बॉडी में हार्मफुल प्रोडक्ट्स इतने जम जाएंगे, इतने टॉक्सिक कंपाउंड्स जम जाएंगे कि एक दिन उनकी डेथ हो जाएगी वो लिविंग मर जाएगा उससे। इसलिए आप बताएंगे कि लिविंग्स के बॉडी में, यानी कि लिविंग बॉडी में एक्सक्रीशन इज मस्ट, एक्सक्रीशन होना ही होना चाहिए। तो लिविंग्स का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में एक्सक्रीशन हो रहा हो, जिसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसको लिविंग्स बोलते हैं। 8 नंबर के कैरेक्टर आपका ये हो गया। पॉइंट नंबर 9 में ये आता है कि लिविंग वही है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता हो, और कौन सा? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता हो, जिनमें प्रजनन की प्रक्रिया होती हो। रिप्रोडक्शन क्या होता है? कोई भी लिविंग बॉडी है उसमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, अपने जैसी संतान को जन्म देना। जैसे गाय है तो गाय अपने जैसे संतान को जन्म देगी, गाय के बच्चे को। भैंस है तो भैंस अपने जैसे बच्चे को जन्म देगी। बंदर है तो बंदर अपने जैसा। प्लांट है तो प्लांट अपने जैसा। हम लोग हैं तो हम इंसान के बच्चे हैं तो हम इंसान के बच्चों को जन्म देंगे। अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, अपने जैसी संतान को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और लिविंग्स का मस्ट, मस्ट का मतलब होता है बहुत जरूरी, मतलब लिविंग्स का सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिप्रोड्यूस करना। ये पेन है, ये नॉन लिविंग है, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं लिविंग हूं तो मेरे में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। ऐसे ही जितने भी आपके आसपास लिविंग्स हैं, उन सब में अपने जैसी संतान बनाने की क्षमता होती है, मतलब दे कैन बी रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपने जैसी संतानों को जन्म दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। और कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस? रिप्रोडक्शन का। अब आप में से कुछ महानुभव होंगे, वो दिमाग लगाएंगे कि मैम जन्म तो सिर्फ लड़कियां देती हैं बच्चों को। अरे भाई, लड़कियां अकेली थोड़ी ना बच्चा पैदा कर देती हैं। जब तक मेल गैमेट फीमेल बॉडी में नहीं आएगा, तब तक लड़कियां अकेली थोड़ी ना बच्चे को जन्म दे देंगी। तो रिप्रोडक्शन के लिए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वह मेल और फीमेल दोनों मस्ट है, दोनों चाहिए। तो ये एक भानुभव कमेंट भी कर रहे हैं, मैम इसका मतलब लड़के तो लिविंग का नहीं होते हैं, लड़के लिविंग नहीं होते, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अरे बिना लड़कों की मेल गैमेट स्पर्म्स के बिना कोई भी जाइगोट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, कोई भी बच्चा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत साइंस का लॉजिक लगा के कमेंट करा करें। तो रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके थ्रू कोई भी लिविंग है वो अपना आगे से आगे वर्चस्व बनाने रखने के लिए। अगर सोचो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होता तो आज हमारी इंसानों की प्रजाति खत्म हो चुकी होती, जिराफ खत्म हो गए। जिराफ क्यों हो गए खत्म? क्योंकि जिराफ को
आगे से आगे रिप्रोड्यूस करने की क्षमता, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उनका गायब होने लग गया। इतने कम जिराफ बचे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही नहीं कर पाए वो, और प्रोसेस नहीं कर पाए तो देखो आज संतान गायब हो गई, जिराफ गायब हो गए, है ना। वो इंडेंजर्ड स्पीसीज बन के एक्सटिंक्ट स्पीसीज बन चुका है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि रिप्रोडक्शन लिविंग्स का मस्ट, यानी मस्ट का मतलब मस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक यहाँ पर उनका लक्षण बनता है। तो इस तरीके से आपने 9 कैरेक्टर पढ़ लिए लिविंग के, और 10वां कैरेक्टर ये है। आगे पढ़ाऊंगी मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल फीमेल का अलग अलग होता है, सारा कुछ पढ़ाऊंगी मैं। अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है 10वां साइंस कहती है, बायोलॉजी कहती है कि कोई भी लिविंग बॉडी है उसका पर्टिकुलर एक लाइफ साइकिल है। क्या है? उसका एक जीवन चक्र है। जीवन चक्र का मतलब है जब से उसका जन्म हुआ और जब तक वो मरेगा नहीं, उसके बीच का जो दौरान है उसको लाइफ स्पेन कहा जाता है, उसको जीवन चक्र कहा जाता है। शायद आपने एक कहावत सुनी है, जो आया है वो जाएगा इस दुनिया से, है ना। बिल्कुल सही बात है। देखो कुछ कुछ कहावतें ऐसी बनी हुई होती है जिनके पीछे 100% साइंस का लॉजिक होता है ना। इसीलिए इसी चीज के पीछे भी देखो साइंस कहती है जो लिविंग है वो आज आया है तो वो ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही वो रह जाएगा, वो अमर हो जाएगा, नहीं, एक लाइफ साइकिल है। उस लाइफ साइकिल के दौरान वो रहेगा और एक दिन उसको चला जाना है। अब ये ह्यूमन बॉडी की लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करती है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि देखिए जैसे कैसे बने ह्यूमंस। एक फर्टिलाइज्ड एग यानी कि एक अंडा था, उसको निषेचित किया एक स्पर्म सेल ने, एक शुक्राणु कोशिका ने, तो यहां से एक जाइगोट बना। जाइगोट से धीरे 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 पूरा 9 महीने में ये फीटस यानी कि छोटा शिशु बन के तैयार हुआ। फिर उसका जन्म हुआ। जन्म होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया 7-8 साल का तो हम क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड स्टेज में है, बाल्य अवस्था में है। फिर वो अपनी अडल्ट स्टेज में आता है, उसकी प्यूबर्टी ये शुरू होके खत्म होती है तो वो अडल्ट हो जाता है, और देन वो धीरे धीरे बूढ़ा होता है, ओल्ड एज स्टेज में आता है, और उसके बाद यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा साइकिल है। इसी को ही लाइफ साइकिल या इसी को ही जीवन चक्र या लाइफ स्पेन कहा जाता है, जो हर एक लिविंग के लिए अलग हो सकता है। जैसे कछुआ है वो 300 साल तक जिंदा रहता है। हम लोगों की साइंस कहती है कि अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, आपको कोई खतरनाक बीमारी नहीं हुई है, तो आप 70 से 80 साल तो मिनिमम आप सरवाइव करोगे ही करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं 70-80 साल में आप दारू पी लो और बहुत गंदी गंदी अपने अंदर आदतें अपना लो तो भाई 30-40 में भी मर सकते हो आप, है ना। हार्ट अटैक आके या दारू पीने से आपका दिमाग फेल हो सकता है, तो आप 30 में भी मर सकते हो। लेकिन साइंस कहती है हेल्दी इंसान, हेल्दी का मतलब जिसको किसी भी प्रकार का कोई किसी भी तरीके की कोई लस्ट नहीं है, कोई लत नहीं है, या किसी भी टाइप का कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, तो वो 70-80 साल तक तो जिंदा रहने का उसको हक है ना। तो ये लाइफ साइकिल पर्टिकुलर एक लिविंग का होना ही होना चाहिए। प्लांट्स का भी होता है। आपने देखा होगा कि कोई एक पौधा था वो 20 साल पुराना हो गया, अब धीरे 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 उसकी जड़ें खत्म होने लगी हैं, सूखने लग गया है, वो गिर गया किसी दिन। आपने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है तो कुत्ते भी मतलब मैक्सिमम 8-10-12 साल तक जिंदा रहते हैं। बिल्ली का भी एक लाइफ स्पेन है। यानी कि जितने भी लिविंग बॉडी है इस धरती के ऊपर, उनका एक लाइफ साइकिल है और उसके बाद उनको चले जाना है, उनको मर जाना है। ठीक है बच्चा, तो ये सारे 10 कैरेक्टर थे लिविंग्स के जो आपने पढ़ लिया है। और यहां पर आके आपको समझ में आ गया कि बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। और लिविंग्स के कैरेक्टर, अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि चलो मुझे ये बताओ कि लिविंग्स यानी सजीव हम किसको बोलते हैं, तो आप लोग बता दोगे कि नहीं बता दोगे? कमेंट करके मुझे बताओ। मैम लैपटॉप का साइट क्या है? अभी रुक जाइए यार, अभी जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो, काहे को बार बार आकाश इतना कमेंट कर रहे हो? हाँ जी सौम्य, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अब मुझे ये बताओ कि यहां तक की क्लास में आपको ये समझ में आया ना कि लिविंग्स के कैरेक्टर्स क्या क्या होना चाहिए, किसको बोलते हैं लिविंग्स हम। और लिविंग्स के बारे में पढ़ाई हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं, जहां पर हम डिटेल में पढ़ते हैं लिविंग्स के बारे में, उसी को हमने क्या बोला है? उसी को हमने बायोलॉजी बोला है, उसी को हमने जीव विज्ञान बोला है। तो यहां तक हम लिविंग्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे और शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी होती हैं। इसका मतलब मैम हम बायोलॉजी की जिस भी ब्रांच में पढ़ेंगे, हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में बात करेंगे? हम लिविंग्स के बारे में बात करेंगे।
लिविंग्स के अलावा बायोलॉजी में कोई बात हो ही नहीं सकती है। ना मैं करने वाली हूं ना आप सुनने वाले हो। अब बात ये आती है कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आपके हेमेटोलॉजी, जैसे आपने पढ़ा होगा एंथेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा मैं सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन सब से मैं पीएचडी कर रहा हूं। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस, लेकिन जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है वो 3 मेन ब्रांच होती है। कौन कौन सी? एक नंबर पे आती है जूलॉजी। यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। जूलॉजी, जू का मतलब होता है एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, और ओलॉजी का मीनिंग होता है टू स्टडी। बायो की वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में? जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। कौन सा विज्ञान? जंतु विज्ञान, जूलॉजी, टू स्टडी अबाउट एनिमल्स, जानवरों के बारे में अध्ययन करना, जानवरों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाई करना, जंतु विज्ञान है, जूलॉजी है। और दूसरा आता है बोटनी। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति, आपके चारों तरफ के जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, जितने भी हरी आपको वनस्पति दिख रही है, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स के बारे में क्यों स्टडी करोगे? क्योंकि प्लांट्स भी तो क्या है? लिविंग्स है। थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ाया था मैंने, प्लांट्स क्या है? लिविंग्स है। और तीसरा जो हमें पढ़ना है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। ये तीनों ब्रांच आपको डिटेल में पढ़नी है बच्चों, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। इतने सूक्ष्म, इतने छोटे कि जो आपको नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, जो नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, जैसे फंगस, कवक, ये सब क्या होते हैं? जैसे प्रोटोजोवा, ये सब होते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है इतने सूक्ष्म जीव जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके घूमना पड़ेगा आपको। इस कमरे में अनगिनत बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोवा हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं यहीं पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाकर देखूंगी तो मुझे दिख सकते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी लिविंग होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज जूलॉजी। और जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे वो बोटनी, और जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे, माइक्रोब्स बोले तो बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स, उनके बारे में स्टडी करेंगे, समझ में आ गया आपको? तो बायोलॉजी की ये 3 मेन ब्रांच है जिसपे हमें स्टडी करनी है, जिसको हम सिलेबस में, इसी से सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस आपका। अब एक बात ध्यान से सुनना, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 70 से 80% जूलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, 70 से 80% हमें जूलॉजी पढ़नी है, बाकी के 15 से 20% में आपको ये पढ़नी है। और जो बचा हुआ है इसमें तो मुश्किल से मुश्किल 5-6 क्लास में आपका माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट जो यहां से क्वेश्चन आता है वो इनके फादर से आते हैं कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, मतलब वो महान साइंटिस्ट कौन है जिन्होंने सबसे पहले इस ब्रांच पे काम किया। तो जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में। और यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इस ब्रांच पे काम किया, उनका नाम है एरिस्टोटल। आप शायद इस नाम से पहले भी आपने कभी ना कभी सुना होगा। एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं, अरस्तु को हम फादर ऑफ क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? कुछ ना कुछ तो बड़ा काम किया होगा,
मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अगर अरिस्टोटल नहीं होते तो ये आज मैं भी शायद बायोलॉजी के टीचर नहीं होती, कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रही होती। ये रहे महान साइंटिस्ट आपके अरिस्टोटल, इनसे ही पूरा बायोलॉजी बना है, इनसे ही यही ब्रांच जूलॉजी बायोलॉजी पूरा इनसे ही बना। अब इन्होंने क्या किया था कि इनको हमने फादर ऑफ जूलॉजी कहा। इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी थी, ये बुक का नाम एसएससी अक्सर एग्जाम में पूछता है बच्चा, ठीक है, किताब का नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब अरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी, तो इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया किताब का नाम आपको इंग्लिश में ही याद करना है, हिंदी मीडियम वालों सुन लो, ठीक है। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम, एनिमेलियम ये इनकी किताब का नाम था, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। अब एनिमेलियम का मतलब यहाँ पे एनिमल से है। इन्होंने एक किताब बनाई और जिस किताब में अलग अलग एनिमल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाया और उस किताब के अंदर लिखा। अब देखो, गाय के अलग कैरेक्टर्स हैं हम लोगों से, बंदर के अलग हैं, है ना, भैंस के अलग हैं, ऊंट के अलग हैं, तो अलग अलग इतने सारे लिविंग्स, इतने सारे एनिमल्स, इन सब पे रिसर्च करके और एक बुक में उसको लिख दिया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए। इतना बड़ा काम किया, इसलिए हम अरिस्टोटल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, और एज वेल एज इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। अरिस्टोटल जी को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। दूसरे आते हैं बोटनी में। बोटनी के फादर कौन है, तो बोटनी के जब फादर की बात करते हैं तो बोटनी के फादर हैं यहां पर थियोफ्रेस्टिस, नाम है थियोफ्रेस्टिस। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं एक बात बता देती हूं यहां पर कि बच्चों कोशिश करना कि जो साइंटिस्ट के नाम है और जो किताबों के नाम है वो इंग्लिश में ही याद करो, क्योंकि एग्जाम में भी इंग्लिश में ही आता है। थियोफ्रेस्टिस जी को हमने फादर ऑफ बोटनी बोला, वनस्पति विज्ञान के जनक। क्यों, क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और इस किताब में इन्होंने क्या लिखा, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी की और स्टडी करके प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा, पेड़ पौधों के लक्षणों पे अध्ययन किया और उनके लक्षणों को इस किताब में लिखा। इसलिए हमने इनको बोल दिया फादर ऑफ बोटनी, यानी कि इन्होंने तो बोटनी को जन्म दिया है। फादर किसको बोलते हैं, जो जन्म देता है, जैसे आपके भी फादर होंगे, उन्होंने आपको जन्म दिया। जन्म देने का मतलब ये नहीं जन्म तो मां ने दिया, लेकिन बिना मेल गैमेट की सेल्स के बिना आप थोड़ी ना पैदा हो चुके हो। इसीलिए जो बोटनी के फादर है वो थियोफ्रेस्टिस है। ये सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, साइंटिस्ट के नाम वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, आपको याद करना पड़ेगा। तीसरे आते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मैंने कहा ना वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब माइक्रोब्स भी लिविंग है भाई, बैक्टीरिया भी लिविंग है, प्रोटोजोआ भी लिविंग है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। वो बात अलग है कि वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि आप उनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन है तो लिविंग ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको उनके बारे में कि साइंस क्या कहती है, लिविंग वही जिसका बॉडी सेल से बना हुआ। बैक्टीरिया में सेल होती है, बिल्कुल होती है सेल, तो सेल से बना है तो लिविंग तो बोलना पड़ेगा। तो साइंस की हमने बायो की एक अलग ब्रांच बना दी जिसमें हम इन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये माइक्रोब्स ना हम लोगों को बीमारियां देते हैं, हम लोगों को क्या देते हैं, बीमारियां देते हैं। तो यहाँ पे हम बीमारी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, वर्म्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर हम। तो इस ब्रांच के अंदर हम किसके बारे में, माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, इतने सूक्ष्म कि जिनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। अब जब माइक्रोबायोलॉजी के फादर की बात आती है तो बच्चों यहां पर आपको 3 नाम याद करने हैं। माइक्रोबायोलॉजी का कोई एक फादर नहीं है, इसके 3 जनक हैं। अब आपको ऑप्शन से आंसर करना पड़ेगा, इन तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा वही आपका सही आंसर आ जाएगा। कौन कौन फादर है, 1 नंबर पे फादर आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, लिखिएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक पहले जो यहाँ पे फादर निकल के आते हैं वो आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सिर्फ ल्यूवेनहॉक के नाम याद कर लो। ल्यूवेनहॉक जी ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए इनको हम माइक्रोब्स की डिस्कवरी के लिए हम इनको फादर बोल देते हैं।
दूसरे आते हैं यहाँ पे रॉबर्ट कोच, कभी ना कभी इनके नाम सुने होंगे आपने, अगर नहीं सुने तो डोंट वरी, सब आगे आएंगे। रॉबर्ट कोच, अगेन डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट 3 नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं लुईस पास्चर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट, अगर आपको याद हो तो। लुईस पास्चर, ये 3 साइंटिस्ट हैं, इनको कंबाइन करके हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब ऑप्शन में जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है बच्चा, वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? कितने क्वेश्चन हो गए? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, 3 नाम है, तीनों नाम आगे आपको वापस मिलेंगे। कौन कौन से? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच एंड लुईस पास्चर, सब वापस आएंगे आगे धीरे धीरे कर। ये तीनों ब्रांचेस हमको पढ़नी है। तीनों में से सबसे ज्यादा जो पढ़नी है वो हमें जूलॉजी पढ़नी है, जंतु विज्ञान पढ़नी है। ये आपको इतना पता लग गया होगा। ये आपका यहां तक की क्लास में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी, और जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों? अब यहां तक मैं अगर आपको नहीं पढ़ाती ना तो आपको नहीं समझ आता। टीचर्स क्या करते हैं, पहली क्लास में पहला ही चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं आपको इतनी सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ाती ना कि क्या होता है सिस्टम, क्या होती है सेल, क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, आपको बहुत सारी चीजें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी, है ना? चल अब चले स्टार्ट हुए। तीनों ऑप्शन में रहेगा तो तीनों वाला ऑप्शन, 3 के ऑप्शन रहेंगे ज्योति बेटा, ठीक है? चलो आइए अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम लिखिए सर्क्यूलेटरी सिस्टम। नोट्स मेरे साथ बना लो, नहीं तो नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सर्क्यूलेटरी सिस्टम हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। सर्क्यूलेटरी सिस्टम बच्चा इतना बड़ा चैप्टर है, ये इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन जितना बड़ा चैप्टर है उतने ही सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं, उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कम से कम 400-500 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, और उसी में से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। बाहर कुछ नहीं जाना है, ये मेरे से सुन लो, लिखवा लो बात। अगर आपने मेरी क्लास को अच्छे से पढ़ लिया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप कहोगे मैम आप तो बहुत प्राउडली बोल रही हो। मैं प्राउडली नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो पढ़ा, कोई अलग से सिलेबस, साइंस का सिलेबस चेंज नहीं हो सकता है। जो ब्लड का काम है वो ब्लड का काम ही रहेगा, जो नाक का काम है नाक की सेल्स करेंगी, वही एग्जाम में आता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है ना? तो अलग कुछ नहीं पढ़ना है, कोई किताब थ्योरी के लिए अलग से नहीं पढ़नी, प्रैक्टिस करनी है, वो मैं बताऊंगी कहां से करनी है, ठीक है? फिलहाल कोई किताब कुछ भी नहीं, सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ते जाओ। सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर है बहुत बड़ा, आप सुनने की, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया था। सेल्स बनती हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स एक जैसा काम करते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो एक जैसा काम करते हैं उनको हम सिस्टम के नाम से जानते हैं जनरली। तो सिस्टम का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह है। ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो क्या करता है, जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में, जूलॉजी का मतलब जानवरों के बारे में पढ़ना, हम भी एक तरीके के जानवर हैं। क्यों? क्योंकि हमें साइंस ने जब हमारा क्लासिफिकेशन किया था तो हमें एनिमल किंगडम में रख दिया था, तो हम एनिमल्स हैं, हमारा किंगडम एनिमल्स है, ठीक है? तो बच्चों हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप है जो क्या काम करता है, जो सर्कुलेशन का काम करता है। उन्हीं ऑर्गन्स के ग्रुप को एक साथ मिलाकर आप क्या कहते हो? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हो। अब सर्कुलेशन का मतलब क्या है? कोई ना कोई ऐसी चीज है हमारे बॉडी में जो यहां से लेकर नीचे एडी तक दिन रात 24 घंटे सर्कुलेट हो रही है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। आपको यहां चोट लगती है, यहां चोट लगती है, यहां चोट लगती है, कहीं भी आपके शरीर में चोट लग जाए, हर जगह क्या निकलता है? खून निकलता है, क्योंकि खून 24 घंटे 7 दिन ऐसे आपके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। इसीलिए जब खून सर्कुलेट हो रहा है तो वो किसी ना किसी चीज को सर्कुलेट अपने साथ कर रहा होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का नंबर 1 पे पहला ऑर्गन, पहला पार्ट यानी कि पहला हिस्सा कौन बन गया? ब्लड। ब्लड को हिंदी में रक्त बोल दो, रुधिर बोल दो, या खून बोल दो। खून तो हम आम भाषा में बोल देते हैं, बायोलॉजी में जनरली इसको रक्त या रुधिर कहा जाता है।
खून सर्कुलेट होता है, इसलिए ब्लड इज द पार्ट ऑफ। अच्छा पता है कभी कभी तो एग्जामिनर थका हुआ क्वेश्चन पूछ लेता है, ब्लड कौन से सिस्टम का हिस्सा है, तो ब्लड कौन से सिस्टम का हिस्सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा, 2 नंबर पे आप जानते हैं हमें भगवान ने एक हार्ट दिया है, एक हृदय दिया है। हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है। जैसे हमारे घरों में मशीन लगी हुई होती है पानी वाली, और पानी वाली मशीन क्या करती है, पानी को पंप करती है, पानी में प्रेशर डालती है ताकि वो प्रेशर 4थे फ्लोर पे 5वें फ्लोर पे आराम से पहुंच जाए। ठीक ऐसे ही हमें हमारे भगवान ने हमारे बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन दिया है, पंप करने का काम। और किसको पंप, ब्लड को पंप करने का काम दिया है, और उस मशीन को हम कहते हैं हार्ट। उसे हम हार्ट कहते हैं, हिंदी में हृदय, दिल विल नहीं कहते हैं। ये दिल विल तो मूवीज में और इन सब में अच्छा लगता है, दिल कोई शब्द ही नहीं होता है साइंस में। आप जान लीजिए इस चीज को कि दिल कोई शब्द नहीं होता है साइंस में। साइंस में हार्ट का मीनिंग है हृदय, हृदय। दिल शब्द मूवीज में हम लोगों से अपने आप बनाया हुआ मेन मेड टर्म है ये। हम मनुष्य प्रजाति ने अपनी सहूलियत के हिसाब से दिल विल की शायरियां बना ली, दिल विल टूटना उठना बना लिया। बाकी साइंस में, बायोलॉजी में दिल नाम का शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो पहला मैंने बोला सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा कौन है, ब्लड, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो होता रहता है 24 घंटे 7 दिन, और ब्लड किसी ना किसी चीज को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, इसलिए ब्लड इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड को सर्कुलेट करने में कौन हेल्प कर रहा है, ब्लड को पंप कौन कर रहा है, हार्ट। इसलिए हार्ट इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और 3 नंबर पे जो आता है वो आता है यहां पे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, हिंदी में इनको कहते हैं रक्त वाहिकाएं, जो रक्त का वाहन करती हैं, रक्त वाहिकाएं कहलाती हैं। बच्चा हमारे बॉडी में खून जो होता है ना, वो इस तरीके से पतली पतली पाइप में फ्लो करता है। मान लो ये पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है, तो ये जैसे पानी का पाइप होता है, ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में नेचुरल तरीके से इस तरीके से डक्ट्स होती हैं, नलियां होती हैं, और इन्हीं नलियों में खून इस तरीके से फ्लो करता है। तो इन डक्ट्स को, इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो अगर ब्लड वेसल्स नहीं होती तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। तो सर्कुलेशन में हेल्प कर रही है, किसके सर्कुलेशन में, ब्लड के सर्कुलेशन में। कौन हेल्प कर रही है, ये पतली पतली पाइप। इसलिए ब्लड वेसल्स भी किसका हिस्सा है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। और 4th नंबर पे जो आता है, शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, आज पहली बार सुन रहे होंगे, लिम्फ। और लिम्फ को हिंदी में लसिका कहा जाता है। खून जैसा ही हमारे बॉडी में एक और लिक्विड होता है, खून लाल होता है और वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, इतना सा ही फर्क है। बाकी जैसे जैसे खून काम करता है वैसे वैसे लिम्फ भी काम करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी हमें चोट लगती है, स्किन छिल जाती है ना, तो खून नहीं आता, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड सा निकलता रहता है, दैट इज लिम्फ। जैसे खून काम करता है वैसे ही लिम्फ भी काम करता है। तो ये 4 पार्ट जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, ये हमारे बॉडी में सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। अब किस किस के सर्कुलेशन में कैसे, वही तो हमें आगे पढ़ना है। तो अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन से बने हुए हैं, तो आपको ये चारों आंसर करके आना है। और सर्कुलेटरी सिस्टम, वो ऐसा सिस्टम जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। और सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन्स, इन ऑर्गन्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इनको एक साथ मिलाकर हम सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हैं, क्योंकि ये सर्कुलेशन में काम कर रहा है। अब बात नेक्स्ट ये आती है कि हु इज द फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले कौन महान साइंटिस्ट है जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी मीडियम में लिखेंगे, परिसंचरण तंत्र के जनक कौन है। जैसे हमने बायोलॉजी के फादर पढ़े, जूलॉजी के पढ़े हमने, है ना, ऐसे ही बच्चा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे बहुत बार पूछा, बीपीएससी के एग्जाम तक पूछा हुआ क्वेश्चन है। विलियम हार्वे जी को हम फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बताया था
किस तरीके से हमारे बॉडी से खून हमारे हार्ट में जाता है, हार्ट से हमारे ऑर्गन्स के बीच में जाता है। मतलब ये जो खून का सर्कुलेशन का एक साइकिल है ना, एक जो चक्र है ना, इसके बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे जी ने बताया था। इसलिए हम कहते हैं विलियम हार्वे को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के जनक माना जाता है इनको। और जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हो, टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी स्टडी करते हो, तो बायो में जब भी आप किसी चीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हो तो उसको एक ब्रांच बना दिया जाता है। जैसे आप स्किन के बारे में पढ़ोगे तो डर्मेटोलॉजी ब्रांच है, हार्ट के बारे में पढ़ोगे तो कार्डियोलॉजी है, ब्लड के बारे में पढ़ोगे तो हेमाटोलॉजी है। ठीक है, ऐसे ही आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हो तो साइंस का एक ब्रांच है जिसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी, ओह स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी बायो का वो ब्रांच, बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। तो आपको ना एग्जामिनर ना इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैम ये कमेंट का टाइमर हटाया 30 सेकंड का, मैम कमेंट कैसे भेजे? अच्छा, कुछ वो भी लगा हुआ है क्या? एक बार टेक्निकल टीम इस चीज को देख लीजिएगा ना। देखो, वो ब्रांच जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं उसको एंजियोलॉजी कहते हैं। मैं ना आपको ऐसी 150 ब्रांचें याद करवाऊंगी। और सीजीएल तो पूछता भी है क्वेश्चन ऐसे। तो सीजीएल में कैसे क्वेश्चन आते हैं? आंखों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स के बारे में स्टडी करना कहना क्या कहलाता है? मिट्टी के बारे में अध्ययन करते तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? ऐसे आप लिखते जाना नोट्स में, ये सारी आपको याद करनी है। तो वो ब्रांच जिसमें हम पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं उसको एंजियोलॉजी कहा जाता है। जो लोग एमबीबीएस करने के बाद और आगे पढ़ते हैं ना, ठीक है, जो बीएम वगैरह करते हैं, वो लोग एक ब्रांच में पढ़ते हैं। तो वो कुछ लोगों ने एंजियोलॉजी पढ़ा होता है तो वो आगे चलकर हार्ट सर्जन बन जाते हैं, है ना, या कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। ऐसे ही मैं आपको पूरा आगे पढ़ाने वाली हूँ ऐसे ब्रांचेस के बारे में। ठीक है बच्चा, अब सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमें चारों पढ़ने हैं। कौन कौन से? हम ब्लड पढ़ेंगे, हम ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, हम लिम्फ पढ़ेंगे, हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। इस सेक्टर में बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है आपको। एग्जाम में तो काम में आएगा ही आएगा, लेकिन आपको इतनी सारी नई नई बातें सीखने को मिलेंगी ना कि मैम ऐसा भी होता है, अच्छा हमारे बॉडी में हार्ट ऐसा होता है, ऐसा करता है, सब दिखाऊंगी आपको मैं। हार्ट की फोटो, हार्ट की वीडियो सब चला के दिखाऊंगी बोर्ड पे, कैसा होता है हमारा हार्ट, सब कुछ मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। अब ये कौन सा बोर्ड खुल गया है? एक मिनट ना, मैंने ये कुछ और खोल दिया है। अरे बाबा, एक मिनट, वापस सिस्टम स्टार्ट होता है। हाँ, विलियम हार्वे जी को हम कहते हैं। तब तक मैं आपके कमेंट देख लेती हूँ। मैम वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका होगा आपकी क्लास में, देखो प्राइवेट सर्वर पर डल गई होंगी तो वहां से वीडियो डाउनलोड हो रहा होगा। नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है आजकल में हो जाएगा। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ? मैं मैम लिम्फ का प्लेट लेते हैं, लिम्फ का प्लेट, मैं समझी नहीं ज्योति आपका क्वेश्चन। लिम्फ जैसे ब्लड है ना वैसे लिम्फ है, बस ब्लड लाल कलर का क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ब्लड लिम्फ अपना लाल रंग का नहीं है। ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगी नहीं, लेकिन आपको मैं बुक सजेस्ट कर दूंगी तो वहां से आप लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खुद से लगा सकते हो बच्चा, खुद से लगा सकते हो। ये वाला नोट, वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन पक्का आएगा, क्यों नहीं आएगा? जब बोला है तो बिल्कुल आएगा। मैम क्या ब्लड ऑर्गन है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, ब्लड एक ऑर्गन की तरह काम करता है, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ब्लड इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। जैसे आपका हार्ट काम करता है, आपका ब्रेन काम करता है, ठीक वैसे ही ब्लड भी आपके बॉडी में बहुत सारे काम करता है। खून के तो बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए अगर मैं आपका खून निकाल लूंगी तो आप 2 सेकंड में मर जाओगे, है ना? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके चलो, आप समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला पॉइंट ये आता है, देखो मैं सीएस का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं लिख रही हूँ, सीएस का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, यहां से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा आता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अक्सर एग्जाम में यहां से इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। दो टाइप का, आपको ये पता लग गया सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। अब आपको जाना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत ध्यान से समझना, पहले हम क्लोज्ड पढ़ते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ब्लड क्लोज होके पैक हो गया, बंद हो गया, और फिर वो घूम रहा है। अब किस में बंद हो गया? डक्ट्स में, नलियों में। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें खून ऐसे पतली पतली नलियों में पैक होके घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? रोड पे नहीं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। मैंने कहा ना, कहीं भी चोट लगे खून निकलता। क्यों? कि सारे बॉडी में आपके ब्लड दिन रात ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। तो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड खून पैक होके घूमता है। किसमें पैक होके घूम रहा है? इन नलियों में, इन डक्ट्स में। तो इसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड किस में रहता है? ब्लड वेसल्स में रहता है। और ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है? रक्त वाहिकाएं, यानी कि खून का वाहन करने वाली ब्लड वेसल्स में, इन पतली पतली नलियों के अंदर खून एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचता है। जैसे आपके हाथ पे ये दिख रही है हरे से कलर की कुछ नलियां, ये पाइप है, ये नली है। ये कोई नली आपके हार्ट से आ रही होगी, कोई ब्रेन तक जा रही होगी, कोई किडनी तक जा रही होगी, इसको लेके, खून को लेके। तो अगर मैं इस नली को काटूंगी, ऐसा कुछ करना नहीं है ना, इस चीज को दिल पे लगाना है, दिल होता नहीं है, यानी कि हृदय पे नहीं लगाना है। जब इस नली को काटोगे ना, तभी खून निकलेगा। क्यों? क्योंकि नली के अंदर खून है, पैक होके घूम रहा है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जो ओपन है। ओपन का मतलब ये है कि जिसमें खून ब्लड वेसल्स में नहीं है, सीधा डायरेक्टली ऐसे ऑर्गन्स के बीच में घूम रहा है, ऐसे पैक नहीं हुआ है वो। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स है ही नहीं। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है, डायरेक्टली खून ऐसे ऑर्गन्स के बीच में फ्लो हो रहा है, ऐसे पड़ा है। और इसका एग्जाम्पल देती हूं, एक तुरंत समझ जाओगे, लड़कियों का फेवरेट कॉकरोच। कॉकरोच को लेना, कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा कहा जाता है। उसको उल्टा पटकना और ध्यान से देखोगे ना, बहुत ध्यान से देखना, आपको ऐसे महसूस होगा कॉकरोच का खून ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। उल्टा पटक के देखोगे, आपको दिख जाएगा। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। अगला एग्जाम्पल इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, कीट। अगला एग्जाम्पल लिख लो बटरफ्लाई, तितली। बच्चा एग्जाम्पल मेन है, एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। जैसे तितलियां हो गई, जैसे ऑक्टोपस हो गया, जैसे कॉकरोच यानी तिलचट्टा हो गया, जैसे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स हो गए, कीड़ा मकोड़ा, चींटी, ततैया, मक्खी। इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि हम लोगों में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमंस में, इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, बिल्ली, कुत्ता, हम सब में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? हम सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो क्या आप बता देंगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉकरोच से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आगे चलकर मैं आपको सब पढ़ाने वाले हूं। कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप क्या है? आप क्या बताओगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपसे पूछ ले कुत्ते के सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप क्या है? क्लोज्ड। यानी कि कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, सब में इंजेक्शन कहां लगता है? नसों में। क्यों? क्योंकि नसों में खून दौड़ता है उनमें, तो नसों में इंजेक्शन देना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपके घर में ऑक्टोपस अब बीमार हो गया तो उसको कहीं पर भी इंजेक्शन ठोक देगा डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसमें नसों में तो खून है नहीं, डायरेक्टली ऑर्गन्स के बीच में पड़ा है खून, तो कहीं भी लगाएंगे तो खून में इंजेक्शन चला जाएगा। ठीक है, इसलिए तो हमें जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो बहुत ध्यान से देखता है नस वस कहाँ कौन सी कोई उल्टी पुल्टी नस में ना लगाते, ऐसी नस में इंजेक्शन ना लगाते जो डायरेक्टली आपके हार्ट से कनेक्टेड हो, पर तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ढूंढ के प्रॉपर नस में इंजेक्शन लगाता है वो, क्योंकि नस के अंदर खून है और कोई भी चीज आपको कहीं पहुंचानी है तो खून तो घूम रहा है, तो खून लेके चला जाएगा उस चीज को। समझ में आ गई मेरी बात, है ना? तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम, ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। और सर्कुलेशन में कौन कौन से ऑर्गन हमें पढ़ने इस चैप्टर में, बताओ कौन कौन से? ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन हार्ट, नेक्स्ट ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, और लिम्फ, ये 4 पढ़ने हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले इस ब्रांच पे सबसे ज्यादा काम किया था और सबसे पहले दुनिया के सामने लाके रखा कि किस तरीके से हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, कैसे वो ब्लड में वापस आता है हार्ट में, फिर कैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेट होता है। इसीलिए हम विलियम हार्वे जी को फादर ऑफ एंजियोलॉजी या फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस दुनिया में 2 टाइप के जितने भी लिविंग्स हैं, हम लिविंग्स की बात करेंगे, 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है लिविंग्स में, या तो उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। एग्जाम्पल्स आर मेन, एग्जाम में एग्जाम्पल आते हैं, पक्का पूछेगा, पूछा भी गया है समय समय पे। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला पार्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय, किस तरीके से, देखो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं मैं इस चैप्टर में। हार्ट क्या होता है, किसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कार्डियक अरेस्ट कैसे आता है, हार्ट अटैक कैसे आता है, हमारे हार्ट में आपने सुना हो किसी के छल्ले डले हैं, वो छल्ले क्या होते हैं, बीपी क्या होता है, बीपी कम कब होता है, बीपी ज्यादा कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं, फिर ब्लड पढ़ेंगे, खून क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, यही सब एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम में कुछ अलग नहीं आएगा। तो ह्यूमन हार्ट में ब्लड के फादर कौन है? ब्लड के फादर नहीं है, ब्लड ग्रुप के फादर है कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप बताई दुनिया के सामने सबसे पहले। पहले लोगों को पता ही नहीं था 1940 से पहले कि ब्लड ग्रुप भी कुछ होते हैं। ठीक है, ओके। आज हमारा, हाँ हमारी ब्लड वेसल्स से बेटा खून ही तब निकलेगा जब आपको चोट लगेगी, चोट लगने से आपकी नसें फट जाती हैं, नसें फटने से खून बाहर आ गया, इस तरीके से इस नस में खून बह रहा है, जा रहा है, लेकिन इस नस में चोट लग गई, ऐसे कट गए तो वो खून बाहर निकल जाएगा, उसी को आप ब्लडिंग बोलेंगे। ओके। कल से आएगा आपको मजा पढ़ने में, आज तक नहीं आया तो बेटा कल का इंतजार करो तुम, कल से होगा पूरा पिक्चर स्टार्ट, अभी तक तो बस